लगातार छात्र नेता की तरह आप अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली सरकार में भी बखूबी आवाज उठा रहे थे। समय गहलोत जी की सरकार थी, तब एकदम से ही पेपर लीक हुए 3-4 JEN का। उस समय गहलोत जी अनसुना कर रहे थे, ये युवा आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। और साहब वही बात हुई, चुनाव हुए और गहलोत जी की सत्ता को युवाओं ने बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन अब लगता है उम्मीदें धराशायी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार आपकी बात अभी भी नहीं मान रही है। भजन लाल जी भी अब उसी राह पे हैं कि उन्होंने भी सुनना बंद कर दिया। वो कहते थे कि मैं किसान घर से आया हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। लेकिन आज वो गरीब किसान के बच्चे तो सड़कों पे रह गए, भजन लाल जी के बच्चे सीएम हाउस पहुंच गए। संघर्ष की कहानी यूं ही नहीं लिखी जाती, उसके लिए कई दफा सड़कों पर आंदोलन का रूप भी लेना पड़ता है, तो कई बार पुलिस के डंडे भी नसीब में होते हैं। हालांकि इन दिनों टंकियों पर और टावरों पर चढ़ना आम बात हो गई है, लेकिन सरकार कौन सी बात को कितनी गहनता के साथ में मानती है, ये सरकार पर निर्भर करता है, या फिर उस नेता या फिर उस कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी महत्वता और कितने जोरों शोरों के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज बेरोजगार नेता और छात्र नेता मनोज मीणा साथ में। नमस्कार मनोज जी, कैसे हैं? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी टीम को नए प्लेटफॉर्म की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी 2025 में एक अच्छा इतिहास बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार छात्र नेता की तरह आप अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली सरकार में भी बखूबी आवाज उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन अब लगता है उम्मीदें धराशायी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार आपकी बात अभी भी नहीं मान रही है। देखो, ऐसा है कि ये बड़ा हास्यास्पद विषय लगता है कि 2021 में जब उस समय गहलोत जी की सरकार थी, तब एकदम से ही पेपर लीक हुए 3-4 JEN का, SI का, रीट का, तमाम पेपर लाइब्रेरियन का, वीडियो का। उस समय हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे सड़कों पे। उस समय गहलोत जी अनसुना कर रहे थे। गहलोत जी ये कहते थे कि ये कौन लोग हैं, क्यों आवाज उठाते हैं और क्यों अल्लाह कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगार, ये इरिलेवेंट है, ये कोई ऐसे आंदोलन नहीं है जिनको कंसिडर किया जाए। और हमने गहलोत जी से कहा कि अगर आप युवाओं को कंसिडर नहीं करोगे, युवाओं को दरकिनार करोगे, तो जब चुनाव होंगे तो ये युवा आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। और साहब वही बात हुई, चुनाव हुए और गहलोत जी की सत्ता को युवाओं ने बाहर कर दिया। आज गहलोत जी अपने हाउस में बढ़िया जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आराम कर रहे हैं। तो भजन लाल जी भी अब उसी राह पे हैं कि उन्होंने भी सुनना बंद कर दिया। वो कहते थे कि मैं किसान घर से आया हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। लेकिन आज वो गरीब किसान के बच्चे तो सड़कों पे रह गए और भजन लाल जी वहां पहुंच गए। भजन लाल जी के बच्चे सीएम हाउस पहुंच गए और बच्चे आज सड़कों पे लाठियां कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपने सभी मांगों को लेके। तो वही है कि सत्ता में कोई भी आए, रवैया वही रहता है, सिस्टम वही रहता है, जनता यूं ही परेशान रहती है, बेरोजगार सड़कों पे आंदोलन करते रहते हैं अपनी मांगों को लेके। और जो सरकारें हैं वो ध्यान देने को तैयार ही नहीं होती, मानने को तैयार गहलोत जी के लिए तो अभी पोस्टर जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। बताओ, लापता के लिए पोस्टर जारी कर दिए। बिल्कुल, गहलोत जी के पोस्टर वाला मामला मैंने भी देखा है और वो मेरी भी नजरों में है। गहलोत जी को जाना चाहिए। अगर अपने क्षेत्र में इस प्रकार से अगर वो गायब रहेंगे तो उनकी राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है। और मेरा मानना है कि उनका अंतिम समय राजनीति में है, तो इस अंतिम समय में तो कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे। कम से कम उनके लोगों को लगे कि यार ये पूरे लाइफ में अपने आदमी को, इसको उतना स्ट्रॉन्ग किया, ताकत दी गहलोत जी को जोधपुर के लोगों ने। तो वो समय जोधपुर में बिताए तो अच्छा। अब यहाँ सिविल लाइन्स में बैठकर कुछ होना जाना तो है नहीं, जोधपुर के बाद में तो उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र भी बदल ही दिया। खैर, चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अब जो आप प्रयास कर रहे हैं, अब उसको बखूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं निभा रही है। सड़कों पे आप भी अब लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी आप जहां एक और आप प्रदर्शन कर रहे थे, पटरियों पर भागते हुए नजर आ रहे थे। देखो, ऐसा है कि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में जो SI भर्ती का जो मामला था 2021 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे। गहलोत साहब ने नहीं सुना, तो भजन लाल जी आए, इन्होंने कहा कि हम सुनेंगे, हमें सत्ता में लाओ, हम RPSC भंग कर देंगे, हमें भर्तियां भी निकाल देंगे, हम SI भर्ती को भी रद्द कर देंगे। तो राजस्थान की जनता ने भरोसा करा, युवाओं ने भरोसा करा, इन्हें सत्ता में मौका दिया। लेकिन साहब ये भी वही ढाक के 3 पात, ना तो RPSC भंग हुई, ना SI भर्ती रद्द हुई और ना ही भर्तियां निकल पा रही। तो कहीं ना कहीं आज भी स्थिति बेरोजगारों की तो वहां की वहां बनी हुई है।
और जब हमें मजबूरन, जब हमें लगता है कि यार इन बेरोजगारों का कोई नहीं है, तो हमें सड़कों पे आना पड़ता है। और एसआई भर्ती के मामले में पिछले 5-6 महीने से लगातार ऐसा मेरा कोई दिन नहीं गया, ऐसी मेरी कोई मिनट नहीं गुजरी जो मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ। और हर दिन ये सोचता हूँ कि कैसे करके सरकार तक इस बात को पहुंचाए, कैसे करके सरकार अब तो इस उनको बात को समझे। अब तो उनको कि इस ज्वाइनिंग के भर्ती लिए को रद्द भेज दिया करना है। क्षेत्रों में, ऐसा ही भर्ती के अंदर तो ट्रेनिंग जो देखो ऐसा है कि जो फर्जी जो एसआई थे, हम भजनलाल सरकार से ये कह रहे थे कि आपने सत्ता में आते ही एसआईटी का गठन करा, आपने एसओजी को कहा कि भाई आप इन पेपर माफियाओं को पकड़ो, जो चोरी से लगे हैं उनको पकड़ो। तो इन्होंने सारे फर्जी थानेदारों को पकड़ लिया, 50 लोगों को पकड़ा, जेल भेज दिया, कमेटी बना दी। जोगाराम जी की अध्यक्षता में कमेटी ने रिपोर्ट भेज दी, पीएचक्यू ने रिपोर्ट दे दी, अपने डबल एजी ने रिपोर्ट दे दी, गृह विभाग जो खुद के अंदर आता है, बड़ी बात तो गृह विभाग मुख्यमंत्री के अंदर आता है, और उस गृह विभाग ने अनुशंसा कर दी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। उसके बावजूद इनको जिलों में लगाना, रेंज में लगाना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर यू टर्न लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि ये युवाओं के साथ में कुठाराघात है। 2025 जब शुरू हो रही थी, तो हमें लगा कि भजनलाल सरकार युवाओं को एक तोहफा देगी, एसआई भर्ती को रद्द करेगी, क्योंकि हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, करीबन जयपुर में 50 आंदोलन एसआई भर्ती के लिए कर चुका, 50 आंदोलन कर चुका। जयपुर में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां मैंने रैली नहीं करी, जहां मैंने धरना नहीं दिया, जहां मैंने आंदोलन नहीं करा, और पूरी ताकत से इस बात को उठाया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बावजूद भी भजनलाल सरकार ने अभी एक ऐसा आदेश निकाला कि उन चोर थानेदारों को इन्होंने जिलों में भेजने का कार्य किया, जो ठीक नहीं था। और इसका विरोध हम लगातार मजबूती से कर रहे हैं। उसी के चलते कल हमने जयपुर में जगतपुरा में प्रदर्शन किया, और बड़ा विशाल प्रदर्शन था, और लालटेन मार्च निकाला। और हम ये कहना चाह रहे थे कि हम भजनलाल सरकार को सड़कों पे ढूंढ रहे हैं, कहीं गली में, कहीं मोहल्ले में, कहीं भी भजनलाल जी की सरकार दिखाई पड़े। भजनलाल जी कहते हैं मेरी सरकार राजस्थान में चल रही है, 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं, तो हमें कहीं दिखाई तो बड़े एसआई के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे? क्यों उनके मुंह में दही जम गया? वो तो क्यों वो कुछ कहना नहीं चाह रहे? उन्हें कुछ कहना चाहिए ना। उनके मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि रूडीलाल मीणा तो बोल रहे हैं रद्द होनी चाहिए, लेकिन अब उनके बयान भी धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा है, सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, सरकार इसके ऊपर उचित फैसला लेगी जो सरकार के हित के अंदर होगा, जनता के हित के अंदर होगा। किरोड़ी लाल जी तो 2021 से कह रहे हैं रद्द होनी चाहिए हमारे साथ में, लेकिन हुई तो नहीं। किरोड़ी लाल जी क्यों सुनी तो नहीं रहे? समस्या तो यही है। बीजेपी सरकार में एक इकलौता मंत्री है किरोड़ी लाल, जो लगातार इस बात को कह रहा है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, पेपर लीक हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की सरकार के लोग उनको मानने को तैयार नहीं है। जब किरोड़ी लाल जी की बात कहते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे ये तो कोई विपक्ष का आदमी कह रहा हो, जैसे ये तो कोई बाहर का आदमी कह रहा हो। वो किरोड़ी लाल जी की बात को तरजीह देना ही नहीं चाहते। किरोड़ी लाल जी ने तो हमारे साथ में 2021 से लड़ाई लड़ी इस भर्ती को लेकर, लेकिन किरोड़ी लाल जी की कोई सुने तब ना। किरोड़ी लाल जी की सरकार सुनी नहीं रही, उन्हें तो दरकिनार कर रखा है। उन्होंने तो खुद ने इस्तीफा दे रखा है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा अभी तक। तो इस्तीफा उन्होंने जिस भी विषय पे दिया ठीक है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पे तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में, अभी जो 4-5 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें भी इस बात को बोला किरोड़ी लाल जी ने कि हमें एसआई भर्ती रद्द करनी चाहिए, जो युवाओं के हित में होगा, क्योंकि सारे सबूत मिल गए, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन साहब इन्होंने कुछ नहीं करा। किरोड़ी लाल जी भी कहां तक बोले, और कोई बोलता ही नहीं है। तो किरोड़ी लाल जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कार्य हुआ नहीं है। और सर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये कोई छोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आरपीएससी में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है, और इतनी गहराई में है कि अगर उन जड़ों को खोजोगे तो आपको पता लगेगा कि पेपर लीक के चलते जो भर्ती में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते लोग आरएस बन जाते हैं, लोग फर्स्ट ग्रेड में टीचर बन जाते हैं, लोग सेकंड ग्रेड लग जाते हैं, लोग थानेदार बन जाते हैं, लोग क्या नहीं बन रहे हैं, पेपर लीक के चलते बन रहे हैं। और जब सब कुछ क्लियर होने के बाद भी एसओजी की एक छोटी सी जांच जब एसओजी ने वायरल करी, जब वो जांच का लेटर वायरल हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष है, संजय कुमार सोत्रिया हो, चाहे शिव सिंह राठौड़ हो, चाहे दीपक उत्पीड़ित हो, उनमें से एक नाम पे मैं जोड़ दूंगा, शिव सिंह राठौड़। मैं कह रहा हूं कि मनोज मीणा जयपुर छोड़ के चला जाएगा अगर आप शिव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार करके और उससे ये पूछ लो कि कितने आरएस बनाए। पता लग जाएगा कि जयपुर में जो कोचिंग चलती है, उन कोचिंग माफियाओं की कोचिंग से कितने आरएस बने हैं। ये पता लग जाएगा कि कितने मंत्री नेताओं के आरएस शिव सिंह राठौड़ ने बनाए। आप तो एक आदमी को पकड़ लो, मनोज मीणा नाम ले रहा है उसका, एसओजी ने नाम ले दिया उस व्यक्ति का, लेकिन भजनलाल सरकार इतनी कमजोर है कि शिव सिंह राठौड़ को पकड़ने की ताकत नहीं दिखा पाएगी। और मेरे को पता पकड़ेंगे भी नहीं,
क्योंकि बड़े लेवल पर मामला सेट है इनका, इसलिए शिव सिंह राठौड़ के ऊपर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता, ना कोई बोलना चाहता। आप ये बताओ, राजस्थान में शिव सिंह राठौड़ का कोई नाम भी नहीं लेता। भाई क्यों नहीं लेते? तो एसओजी ने कहा है कि यह आदमी उस समय अध्यक्ष रहते हुए बहुत लोगों को पेपर बेच रहा था, बहुत सारी कोचिंग से जुड़ा हुआ है ना। कोई आरोप एसओजी ने लिख के दे दिया, और आरोप कैसे सिद्ध करोगे? अब आरोप तो तब सिद्ध होंगे ना जब उन्हें पूछताछ होगी, उन्हें पकड़ोगे, उनका रिमांड लोगे, उन्हें जेल भेजोगे, तब पता लगेगा ना। आप इंट्रोगेशन तो करो, उनसे इंट्रोगेशन ही नहीं है, उनसे बातचीत ही नहीं है। एसओजी ने तो कह दिया कि इस व्यक्ति की संलिप्तता है, लेकिन भजनलाल जी आदेश तो देना कि शिव सिंह राठौड़ को पकड़ना है। शिव सिंह राठौड़ को पकड़ लीजिए, राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा जो लोगों ने सोचा भी नहीं है। आरएस बनाने की फैक्ट्री का दावा करती है बड़ी बड़ी कोचिंग, वो साहब वो कोचिंग नहीं है, वो एक पूरा शिव सिंह राठौड़ के द्वारा एक पूरा नेक्सिस है, उनके माध्यम से ही उनके कोचिंगों में आरएस बन रहे हैं। और जो नेता मंत्री जिनके घरों में आरएस बने हैं वो भी शिव सिंह राठौड़ ने बनाए हैं। बस जांच हो जाए, लेकिन शिव सिंह राठौड़ को सरकार इसलिए नहीं पकड़ती, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके घर में शिव सिंह राठौड़ का बनाया आरएस नहीं है। मनोज मीणा कब तक आवाज उठाएंगे? कौन पकड़ेगा? मनोज मीणा कब तक आवाज उठाएंगे? देखो ऐसा है कि मेरे को जब तक ये राजस्थान के बेरोजगार युवा जब तक ये मेरे साथ खड़े हैं, जब तक मेरे को लगेगा कि यार सरकार इनके साथ न्याय नहीं कर रही है, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। और अभी तो साहब 2025 में आज तीसरा दिन है, 2025 में दूसरे दिन ही सड़कों पे था। मैं कल रात में 8 बजे आंदोलन कर रहा था, और अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, और पूरी साल आपको सड़कों पे देखूंगा, और इतनी मजबूती से देखेंगे, बड़ी मजबूती से सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, और भजनलाल सरकार को झुकने पे मजबूर करेंगे। चाहे राजस्थान के युवाओं के, चाहे भर्तियों के मुद्दे हो, चाहे पेपर लीक के मुद्दे हो, चाहे एसआई का मुद्दा हो, और इन मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा, और नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। और अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, जब तक मनोज मीणा के शरीर में जान है जब तक तो लड़ाई लड़ूंगा। अब ऐसे आपकी तरह पहले भी कई नेता आए थे, वो बोल रहे थे कि मनोज मीणा के, अब जैसे मनोज मीणा अपने आप में जान बचा रहे हैं, ऐसे उपेंद्र यादव थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले ली, पहले कांग्रेस से टिकट लेने की उनकी जो है आवाज सुनने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वहां से भी चुनाव हार गए। तो क्या है कि नेता तो बहुत बने हैं और नेता आते भी हैं। मनोज मीणा भी क्या है ऐसा अपना आगे का इसमें छात्र नेता के रूप में बाद में एमएलए बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? देखो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ नेता, चुनाव दूर है अभी। देखो ऐसा है, नेता बहुत आते हैं, बहुत बनते हैं, बहुत जाते हैं। मेरे को 5 साल हो गए बेरोजगार युवाओं के लड़ते हुए, और किसी ने क्या लिया और कौन कहां चला गया उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब मेरे को लगता है कि आज राजस्थान सरकार, आज भजनलाल सरकार अगर मेरे पे लाठियां चलाती है, मेरे को थाने में बंद करती है, अगर मेरे को परेशान करती है, मेरे को दिक्कत करती है युवाओं की लड़ाई लड़ने में, अगर मैं राजस्थान के युवा साथ खड़े होते हैं और राजस्थान की जनता अगर मेरे से कहती है, राजस्थान के युवा अगर मेरे से कहते हैं, तो क्या विधानसभा जाना कोई गुनाह थोड़ी है? विधानसभा तो वो जगह है जहाँ नीतियां बनती है, जहाँ सारी चीजें डिसाइड होती हैं, आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या चीजें आप कैसे चलेंगी, वो वहीं डिसाइड होता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग विधानसभा पहुंचते हैं वो जाते थे उद्देश्य के साथ में, लेकिन वो उद्देश्य तो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और अपनी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, कोई बात नहीं करता युवाओं की। लेकिन जिस दिन मनोज मीणा को राजस्थान के युवा मौका देंगे, राजस्थान की लड़ाई को आज मैं सड़कों पर लड़ रहा हूं, आने वाले समय में मौका मिला तो बड़ी मजबूती से विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है, मेरे अंदर कोई बेईमानी नहीं है, जो है वो मैं कहता हूं। भाई क्यों विधानसभा जाना नहीं चाहिए? अगर राजस्थान के युवा साथ है, जनता साथ है, तो इस लड़ाई को अगर सदन में लड़ेंगे तो बड़ी मजबूती से लड़ पाएंगे। लेकिन मैं और नेताओं की तरह ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं घर वालों की कसम खाता हूं, मैं मेरे बच्चे की कसम खाता हूं, मैं मेरी बीबी की कसम खाता हूं कि मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना। भाई क्यों नहीं लड़े चुनाव? तो चुनाव कोई बुरी चीज तो है नहीं है, अगर गलत चीज है तो चुनाव को बैन करा देते हैं भारत में। ये तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, आदमियों को आगे आना चाहिए। कब तक सड़कों पर लाठियां खाते रहेंगे? कभी तो सदन में पहुंच के बेरोजगार युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। इसमें तो बुरी बात लगेगी आपको? नहीं, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में मैं कह रहा हूँ बड़ी मजबूती से बढ़ चढ़कर, मैं तो कह रहा हूँ आपको भी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। क्या दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि मनोज मीणा अपना जो भविष्य है वो एक राजनेता के रूप में देखते हैं। देखो अभी साहब ऐसा है, सड़कों पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जो मेरी नियति में है, जो नियति ने मेरे लिए तय किया मनोज मीणा के लिए, वो आपके सामने होगा। बाकी मैं मेरे प्रयास कर रहा हूँ, अभी बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और हाँ मेरे को मौका मिला और युवाओं ने कहा तो मैं जरूर
विधानसभा में भी युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करूंगा। और आप जिन बच्चों की कसम जो नेता करते थे, बच्चों की कसम खा रहे थे, तो उन्होंने तो खुद ने चुनाव लड़ लिया। अब तो तो उनके 11,000 वोट आएगा, वो अब घर बैठे ना। उपेंद्र यादव की बात करेंगे। अब जो भी आप नाम ले रहे हो, लेकिन घर बैठे ना, जो आराम कर रहे हैं घर, इसीलिए 11,000 वोट आए। आज लोग सोशल मीडिया पे भी गाली देते हैं, तो क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ना कि बेरोजगार युवाओं के साथ में उन्होंने छल किया, नाटक किया, ढोंग किए। कभी तो गहलोत जी का पल्ला पकड़ा, कभी उन्होंने बीजेपी का पल्ला पकड़ा, और ये कहते थे कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो नहीं कहता ऐसा। मैं कहता हूं कि यार हमें मौका मिलेगा और राजस्थान के युवा कहेंगे तो इस लड़ाई को कम से कम सदन तक तो लेके जाएंगे। आज साहब राजस्थान का बेरोजगार युवा जब किसी एमएलए के घर जाता है, किसी मंत्री के घर जाता है, तो दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनको शर्म आती है कि यार ये बेरोजगार आ गए। क्योंकि मैंने तो मेन बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। मैंने तो देखा है ना बेरोजगारों के साथ में कितनी परेशानियां होती है और कितने अत्याचार उनके ऊपर होते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमें मौका मिले तो बेरोजगारी की आवाज को सदन में उठाने का कार्य करेंगे, और मजबूती से करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे, और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि बेरोजगार वो शक्ति है जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बेरोजगार वो साथी है जिनकी लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आप तो सरकार के लिए अभी मुखर होकर चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कोई भी पार्टी आपको टिकट देगी क्या? देखो ये सब भविष्य के गर्थ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो चुनाव भी वैसे दूर है। चुनाव भी बहुत दूर है, कौन पार्टी क्या देगी। हो सकता है आप भी सड़कों पे उतरना बंद कर दो। नहीं, सड़कों की लड़ाई तो मेरी जारी रहेगी साहब। मेरे हिस्से में आज क्या सड़क ही है, अभी तो मैं सड़कों पे ही हूँ। और जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो मेरे जो युवा साथी है उनके लिए सड़कों पे ही हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार्टियां बड़ी नहीं होती, सब निर्दलीय भी लोग विधानसभा पहुंच जाते हैं। बस लोग साथ होने चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो ये तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टियों के साथ में ही आप नेता बनोगे। आप में ताकत होनी चाहिए, आप में दम होनी चाहिए, लोगों के लिए लड़ने की, लोगों के लिए भिड़ने की। बहुत सारे लोग निर्दलीय बन के आते हैं ना एमएलए एमपी, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तो पार्टी से जुड़ने के बाद में आदमी क्या कमजोर महसूस करता है क्या? देखो पार्टी की अपनी मर्यादा होती है, पार्टी के अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, तो वो तो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आज किरोड़ी लाल जी, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा लड़ाका आदमी है, एक संघर्ष की मिसाल है किरोड़ी लाल। लेकिन पार्टी ने बांधा तो है ना कहीं ना कहीं तो पार्टी की मर्यादा में रहना पड़ता है। नहीं आपको लगता है कि भजन लाल जी नहीं माने, किरोड़ी लाल जी चुप बैठे रहे? अब तक तो जयपुर की सड़कों में महासंग्राम हो जाता। लेकिन किरोड़ी लाल जी भी इसलिए कहीं ना कहीं कभी बार चीजों को समझते होंगे कि यार मैं पार्टी में हूँ और एक पार्टी के प्रति उनका धर्म होगा, इसलिए शायद वो उतना ज्यादा नहीं बोलते जितना कभी निर्दलीय थे उस समय बोला करते थे, राजभा के समय या इंडिविजुअल जब चुनाव लड़ते थे तब एक दूसरा किरोड़ी लाल हुआ करता था, जिसको राजस्थान के लोगों ने अभी भूल गए। नए लोग तो, पुराने लोग जानते हैं कि वो संघर्ष बहुत तगड़ा किया उन्होंने, और आज उस संघर्ष के बलबूते पर आज किरोड़ी लाल विधानसभा में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लोगों का प्रेम है, इसलिए राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बने हुए। देखिए मनोज जी, जैसे छात्र नेता के रूप में ही है वो, मतलब आगे जो है भविष्य के अंदर भी देखा जाए तो छात्र नेता के रूप में ही राजनीतिक जो जीवन की है वो शुरुआत होती है। भले ही उसमें किसी का भी नाम ले लो, हनुमान बेनीवाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब छात्र राजनीति से, अभिषेक चौधरी हो गए, रविंदर सिंह भाटी हो गए आदमी। अब आपने ये तो तय कर दिया कि आने वाले समय के अंदर राजनीतिक के रूप में आपकी जो है चुनौतियां भी रहेगी और साथ में राजनीतिक सफर भी आपका नेता के रूप में आने वाले समय में रहेगा। आपको क्या लगता है कई और भी नेता हैं जो मैदान के अंतर्गत उतरकर काम कर रहे हैं, कई नए लोग भी हैं जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आवाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसे देखोगे? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में जो अगर इतने नेता हो जाएंगे तो फिर बाद में, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो आप, राजस्थान में जो भी युवा है और जो लोगों के लिए काम कर रहा है, मैं तो खुले दिल से कह रहा हूँ कि उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आके लड़ाई लड़नी चाहिए। सब कोई बुरी बात नहीं है लड़ाई लड़ना, और ये तो जनता तय कर लेगी कौन अच्छा है। ये तो जनता तय कर लेगी कि हमें किसके साथ जाना है, तो उस आदमी के साथ जनता जाएगी, वो आदमी विधानसभा पहुंच जाएगा। बस उसकी नीयत सही हो, उसके काम अच्छे हो और लोगों के लिए कार्य करें, जनता अपना चुन ले। कई तो लोग ऐसे भी हैं जो पहले आपके साथ में नजर आते थे, आजकल तो वो खुद नेता है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो साथ रहते हैं और ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, चले जाते हैं, और उनको लगता है कि यार कि हमें नेता बनना है। तो मेरे तो शुभकामनाएं सबको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि संघर्ष हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होता। ये कोई 2 दिन की लड़ाई नहीं है, 5 साल मेरे को लड़ाई लड़ते हो गए बेरोजगारों की, तब जाके आज ये मनोज मीणा बना है। और 2 दिन में मैं तो ये मानता हूँ कोई नेता भी नहीं बनता और कोई बड़ा आदमी भी नहीं बनता। ये तो सब वर्षों की मेहनत होती है, वर्षों की तपस्या होती है और लोगों का प्रेम होता है, लोगों का साथ मिलता है। लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि मनोज मीणा जब सड़कों पर लड़ाई लड़ता है तो उसके पीछे राजस्थान के युवा खड़े होते हैं। जितने भी लोग मेरे पास से गए हैं
या जो आने वाले भविष्य में भी जाएंगे, वो एक इंडिविजुअल पहचान जरूर वो मेरे पास से लेके गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान का युवा आज मनोज के ऊपर भरोसा करता है और मनोज के साथ खड़ा है। इसके अलावा जैसे एक आपके दोस्त हैं भरत बेनीवाल, हाँ। वो भी मैदान के अंदर, वो भी टिकट मांग रहे थे पर उनको भी टिकट नहीं मिला। देखो अच्छी बात है, मैंने कहा ना प्रयास करना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। आप साथ में मिलकर काम नहीं क्यों नहीं करते? भरत बेनीवाल हो गए, आप हो गए, कई ऐसे देखो नेता हैं। भरत जी, क्योंकि इसके अंदर या तो ये है, सीधा साफ से सवाल ये उठता है कि या तो कुछ ना अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं होती होंगी कि सबके साथ में आ जाएंगे तो इसके अंदर कोई प्रदर्शन का या फिर किसी आवाज का चेहरा कोई और बन जाएगा, ना ऐसा कुछ नहीं है, या लोग उसको मानने लग ना, जाएंगे। ना, ना, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऐसा है, अभी भरत जी का जन्मदिन था परसों के दिन, मैं गया बधाई देने उनको, मैंने कहा शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन क्या है कि जो भरत भाई है वो एक मेडिकल के सेगमेंट में काम करते हैं, वो एक सीमित दायरा में काम करते हैं, और हम जो काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए कर रहे हैं, सभी भर्तियों में कर रहे हैं, और राजस्थान के हर जिले में हम जाते हैं, हर जिले में लड़ाई लड़ते हैं। और भरत जी का जो काम है वो मेडिकल फील्ड में ज्यादा देखते हैं, बल्कि हम भी कभी मेडिकल में कोई बात होती है तो वहां भी खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बढ़िया बातचीत है हमारी और बड़ा बढ़िया व्यवहार है, और साथ के संघर्ष के साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी इच्छुक है वो साथ में आए, काम करें, कोई साथ में आके काम करने में कोई बुराई बात नहीं, बिल्कुल साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो उसमें इसके पक्ष में हूँ कि साथ आएंगे ताकत मिलेगी, एक साथ आओगे संगठित रहोगे तो सरकार को झुकाने में, जैसे एक रहोगे तो, हाँ एक रहोगे तो देखो ताकत तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा तो मन है कि अगर एक रह के लड़े तो अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है क्या कहती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन मैं तो अब ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि ऐसा ही भर्ती रद्द कब होगी, भारतीय जनता पार्टी ये कहे भत्ता कब कि मिलेगा? भर्तियां कब आएंगी, बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, छात्रवृत्ति कब मिलेगी। इन्होंने ऐसे आदमी को राजस्थान में चुना हुआ है, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना रखा है भजन लाल जी, जो लॉटरी सिस्टम खुलता है ना, पर्ची सिस्टम खुल के पर्ची से सीएम बन गए, और उन्हें शायद उतनी ज्यादा समझ इन चीजों की नहीं रही होगी। गोविंद सिंह डोटासरा भी ये बोलते हैं पर्ची से सीएम बन गए। आप तो साहब वो तो आपने भी देखा है ना, पर्ची से नहीं बने क्या, पर्ची से तो बने, और पर्ची से सीएम बन गए। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं फर्जी थानेदारों के खिलाफ, वो पेपर लेके थानेदार बन गए। तो कहीं ना कहीं ना तो थानेदारों ने संघर्ष किया थानेदार बनने में, ना भजन लाल ने संघर्ष किया सीएम बनने में। सब सीएम बनने की बड़ी प्रोसेस होती है, पार्टी में आप संघर्ष करते हो, टिकट करते हैं, टिकट मिलते हैं, आप एमएलए बनते हो, कई बार क्या आपकी लड़ाई होती है, तब जाके आप मुख्यमंत्री बन पाते हो। लेकिन भजन लाल जी को पहली बार में मिल गया ना, तो अब उनको कहाँ फिक्र है कि गरीब किसान के बच्चों का संघर्ष क्या होता है, उनको कहाँ फिक्र है कि बच्चे कितना संघर्ष करते हैं। आज वो चोर थानेदारों के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको जिलों में भेज गए। उनको इस भर्ती को रद्द करना चाहिए था, और उनको राजस्थान जनता से माफी मांगनी चाहिए अगर भर्ती को रद्द नहीं करते तो। क्यों तो जनता का पैसा लगाया, क्यों तो जांच करवाई, क्यों कमेटी बनाई, क्यों एसओजी का समय खराब करा, क्यों डब्ल्यूएजी का समय खराब करा, क्यों पीएचक्यू का समय खराब करा, सबसे माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत चीज में आके राजस्थान की जनता का समय खराब करा है। और अगर वो नहीं कर पा रहे, उन पर अगर निर्णय नहीं हो पा रहे, तो अपना इस्तीफा लिखे, को नया आदमी को मौका दे। क्योंकि मेरे को लगता है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, वो जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स है राजस्थान के, जो किरोड़ लाल जी कहते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट शिखर पे बैठे, तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसे बड़े खुद को शहंशाह समझने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं जो राजस्थान में बन के बैठ गए, अगर उन्हीं को सत्ता चलानी है तो फिर भजन लाल जी छोड़ दे। क्यों प्रयास? आप मिले हो भजन लाल जी से? भजन लाल जी मेरे से मिलते तो नहीं है। भजन लाल जी को राजस्थान के जो युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे मिलना पसंद ही तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी कहते हैं कि मैं गरीब किसान घर से आया हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भजन लाल जी, मैं तो उस परिवार से आता हूँ जहाँ आपसे भी ज्यादा स्थिति तो मेरी खराब है, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ मजबूती से बेरोजगार युवाओं के लिए। आप तो कुछ कर नहीं पा रहे, आप तो न्याय दे नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम 1 साल गुजर गया, आप बेरोजगार युवाओं से मिलना भी नहीं चाहते, आपको बेरोजगार युवाओं से बात करने का समय भी नहीं है, क्योंकि आप बड़े अधिकारियों के बीच में घिरे हो। भजन लाल जी को अधिकारियों ने घेरा हुआ है, कैप्चर करा हुआ है, और वहां पे क्या है कि इससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। मैं कह रहा हूँ जो युवाओं के लिए लड़ रहा है, बहुत से लोग जो गरीब किसानों के लिए लड़ रहा है, उनसे मिलने में क्या दिक्कत है, क्या परहेज है? मिलना चाहिए भजन लाल जी को। हम मिलके और अच्छे से समझाएंगे कि हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम हम आज 5-6 महीने से ऐसा ही भर्ती पर रोज लड़ रहा हूं मैं सड़कों पे। एक दिन भजन लाल जी मिलकर टेबल पे बैठ के बात तो करेंगे, यार मनोज इतना सारा हल्ला क्यों कर रखा है, क्यों लड़ रहे हो? हम पीड़ा तो पता है ना कि ये बच्चे ऐसा ही बनने थे, ईमानदार मेहनती वो नहीं बन पाए, और फर्जी थानेदार ऐसा ही बन गए। हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो गरीब किसान का बच्चा है वो थानेदार बने, वो नौकरी लगे, उनको मौका मिले। तो हम मिलकर कहना चाहते हैं, लेकिन मिले जब तो
बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कुल मिला के ये भी है कि अब इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही है, आप भी अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हो, तो आप कभी जाकर सीएमओ के अंदर खुद ही मिल लो। नहीं देखो, वो तो मैं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, मुख्यमंत्री से छोटा लेकर बड़े से बड़ा आदमी कोई आता है तो सबसे मुलाकात करते हैं। ये किसने कहा आपसे? बहुत सारे लोग कहते हैं, गलत कहते हैं लोग। देखो ऐसा है, नेता भी कहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी खुद कहते हैं। किरोड़ीलाल मीणा जवाहर सिंह बेगम का देखो, स्टेटमेंट है ये। किरोड़ीलाल मीणा जी, मैंने कहा ना पार्टी की गाइडलाइन है तो कहना पड़ता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि किरोड़ीलाल मीणा जी इसलिए कह रहे हैं कि वो उनकी सरकार का हिस्सा है। बाकी आप जाओ सीएम साहब से मिलने, भजन लाल जी से, ठीक है, तो भजन लाल जी से जो मिलने का जो प्रोसेस है, वहां एक वो जन सुनवाई के तरह वो मिलते हैं जिसमें 1000-2000 लोग होते हैं, और उसमें कुछ कागजों को ऐसे लेते हैं कि जैसे मतलब कि बहुत स्पीड में हाँ 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 ये इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। उन्हें ये नहीं पता कि समस्या क्या लिखी हुई है, ये कौन आदमी है, कहाँ से मिलना आया है। अगर हम बात करना चाहते हैं तो हमें समय चाहिए 15-20 मिनट का, जिससे मुद्दे हल हो सके, जिससे युवाओं की मदद हो सके। कागज तो हमारे पहुंच ही रहे हैं, हमारे बच्चे रोज जनसुनवाई में जाते हैं, कागज दे के आते हैं, समाधान तो आज तक नहीं हुए, बच्चे मिल रहे हैं, लेकिन भजन लाल जी मिलने को तैयार कहाँ है? मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप 1000 लोगों की भीड़ में आप कागज पहुंचा के आ रहे हो या हाथ लगा के आ रहे हो कि मैंने हाथ लगा दिया, भजन लाल जी की मिल लिया। अब बैठे 15-20 मिनट चर्चा करें, समझ आए कि भाई मनोज मीणा क्या चाह रहा है, क्यों लड़ रहा है, कौन सी इसकी मांगे हैं, कितने दिनों से संघर्ष कर रहा है, क्या हमें विचार करने चाहिए, भर्ती हमें निकालनी चाहिए। 3rd ग्रेड में 7000 पद निकाल रहे हैं, 2nd ग्रेड में भी 2000 पद है, और इसमें 2nd ग्रेड के अंदर 1st ग्रेड में भी 21-22 पद निकाले। तो साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप शिक्षकों की जब भर्ती नहीं करोगे तो राजस्थान में स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? 4th क्लास की भर्ती निकाल दी, क्या 4th क्लास के जो कर्मचारी है वो क्या अब स्कूलों मास्टर बन के पढ़ाएंगे क्या? वो तो 4th क्लास के रहेंगे ना, वो तो वही काम करेंगे जो उनका काम है। लेकिन आप शिक्षक तो लगाओ। राजस्थान के इतिहास में पहली बार 3rd ग्रेड में 7000 की वैकेंसी आई है। 7000 में भी लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, तो उसमें कितनी बटी में आती है? कुछ नहीं है, मामला साफ है, ना 1st ग्रेड में ना 2nd ग्रेड में। तो कम से कम इन भर्तियों में पद वृद्धि भी होनी चाहिए, पद बढ़ने चाहिए, और पद बढ़ के निकाले जिससे राजस्थान के युवाओं को लगे कि यार हमारा भविष्य सुरक्षित है, हम मास्टर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं है ना। मैंने कहा ना, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार मेरे को दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए कल लालटेन लेके मैं सड़कों पे भजन लाल जी ढूंढ रहा था, लेकिन ना तो मेरे को भजन लाल जी दिखे ना कि उनकी सरकार दिखती है। युवाओं के मुद्दे पर सरकार फेल नजर आती है। पता नहीं वो कौन से राजस्थान के मुद्दों पे लगे होते हैं, पता नहीं कौन सी विदेश यात्रा में वो लगे होते हैं, पता नहीं कहाँ वो घूम रहे होते हैं, लेकिन उनसे युवाओं का क्या फायदा है? युवाओं का कोई फायदा नहीं है, युवाओं के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है भजन लाल जी को। मनोज मीणा का बैकग्राउंड क्या है? सब लोग ये पूछते हैं, मनोज मीणा के पास में अच्छा खासा पैसा है, आराम से पैसा लगा रहा है और उतर रहा है सड़कों पे, ठीक है, काम हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, वापस से पैसा कमा लेता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि और क्या क्या लगता है? सारे सवालों का जवाब एक साथ दे दूंगा मैं आपको। मेरे को नहीं लगता, मेरे को जिन्होंने लोगों ने बोला है उस हिसाब से। अब क्या है कि अलग अलग रूमर्स हैं, अलग अलग बाजार के अंदर अलग अलग बातें होती है। जैसे आप भी कह रहे हो कि भजन लाल जी को ये लगता है, वो लगता है, तो ये भजन लाल जी को लगता है, ये तो आप बता रहे हो ना, तो वैसे ही मार्केट के अंदर जो बात आती है पूछ ली जाती है। नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ और भी कोई रूमर्स है तो वो भी पूछिए आप। मैं तो खुले मन से स्वीकार करता हूँ और खुले मन से हर बात में मैं बात करना चाहता हूँ। अपन क्या उन लोगों में से नहीं है जो कि किन्हीं सवालों से बचे कि यार ये मत पूछो और ये पूछ लो, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज मीणा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, और मेरे पिताजी एक सामान्य सी एक नौकरी करते हैं, कोई बहुत बड़ी कोई नौकरी नहीं है, सरकारी सेवा में जरूर है, लेकिन बहुत छोटी सरकारी सेवा है, जिससे मतलब कि क्या वो बता दीजिए। घर का एक गुजारा हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नौकरी क्या बताना चाहो? मतलब सरकारी सेवा में 4th क्लास की नौकरी है, बहुत क्या माने आप उसको, छोटी नौकरी होती है, छोटी नौकरी है, तो उससे घर का काम चल जाता है। अदरवाइज मैं जो करता हूँ, मेरे भाइयों का प्रेम है, जो मेरे साथ में रहते हैं। मेरे बहुत सारे भाई है जो राजस्थान में अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे भाई है जो अच्छे अच्छे सरकारी सेवाओं में हैं, जिनको लगता है कि यार मनोज मीणा संघर्ष कर रहा है सड़कों पे, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो मदद करते हैं, साथ खड़े। एक आखिरी सवाल रहेगा मनोज मीणा जी, आपको नहीं लगता कभी कभार कि आपको धरातल पर उतरकर जिस हिसाब से आप अभी मेहनत प्रयास कर रहे हो इस उम्र के अंदर, क्योंकि माता पिता भी हैं आपके, उनको भी आपकी कभी कभी ना कभी जरूरत लगती होगी कि उनके साथ में अभी समय बिताया जाए, या फिर उनके साथ में, जैसे अगर किसान वर्ग से आप बता रहे हैं तो किसान वर्ग के अंदर खेतों के अंदर भी जरूरत पड़ती होगी, पिता का सहारा बनने की जरूरत पड़ती होगी, या माता के सहारे की जरूरत पड़ती होगी, तो आप वहां ना समय देकर आप सड़कों पर समय व्यतीत कर रहे हैं अपना। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, और एक मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। और आपके तो पुलिस वाले भी बहुत पीछे पड़े रहते हैं, तो उनको मैनेज करना बड़ी बात। देखो ऐसा है कि ये हर घर की कहानी है और हर परिवार की कहानी है, क्योंकि घर वालों को भी लगता है कि यार कहाँ ये
राजनीति के चक्कर में, कहाँ इन बच्चों के चक्कर में पड़ के ये कहाँ केस मुकदमों में, कहाँ रोज थाने कचहरी के चक्कर में पड़ा रहता है, एक अच्छी कहीं नौकरी कर ले या कहीं ऐसा कुछ सेटअप कर ले। तो लेकिन मेरा क्या है कि ये मानना है कि मैं एक माँ बाप को तो मैं खुश कर सकता हूँ ये करके, लेकिन मैं राजस्थान के जो 8 करोड़ जनता है, जो 8 करोड़ जनता के जो बच्चे हैं, करीबन 40 लाख बेरोजगार है, उन बच्चों की जब मेरे को चिंता होती है, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी मेरे माँ बाप है। सही है। अगर उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ, अगर उनके बच्चों को मैं नौकरी लगा पाऊँ, अगर उनकी मैं लड़ाई लड़ पाऊँ, तो मेरे को साफ खुशी मिलती है। और मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे को बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़के एक अच्छे एक एहसास की अनुभूति होती है। मेरे को एक अच्छा लगता है कि यार इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं राजस्थान के 8 करोड़ माता पिताओं के लिए अपने माँ बाप को जरूर थोड़ा तकलीफ पहुंचाता हूँ, थोड़ा दुख पहुंचाता हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी बन जाती है। मेरा मन ऐसा बन गया कि राजस्थान के युवाओं की मुझे मदद करनी है, लड़ाई लड़नी है, इसलिए इनके साथ लगा रहता हूँ। तो बिल्कुल मनोज मीणा थे हमारे साथ के अंदर, और बेरोजगार नेता, साथ के अंदर छात्र नेता, ये दोनों शब्द इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि सड़कों पर संघर्ष हो और हाथ में जब आवाज खुद की नहीं हो, जिसके अंदर समाज के उन बच्चों की ये बात कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको वास्तविकता के अंदर नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन सरकार नौकरियां दे रही है, केवल घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर कम उतार रही है। उसी आवाज को ये सड़कों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, कभी लालटेन लेकर तो सड़कों पे उतर कर लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज मीणा जैसे कई और भी नेता हैं जो सरकार के लिए या सरकार की आवाज को बाहर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग अपने कदम पीछे इसलिए भी खींच लेते हैं क्योंकि उन्हें शायद वो परिवार जिसकी इन्होंने चर्चा की कि सबके अपना परिवार होता है, उसके साथ में समय बिताना चाहते हैं। पुलिस वालों की डेली की चुनौतियां और साथ के अंदर जो गिरफ्तारी का डर, उससे पीछे कदम खींचने पड़ते हैं, लेकिन मनोज मीणा अपने आप को लोगों के सामने लेकर भी आ रहे हैं, साथ में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं कि एक बार इनकी आवाज सुने, ताकि अपनी आवाज जनता के जो सवाल है या जनता की जो मांग है, युवाओं की जो मांग है, बेरोजगारों की जो मांग है, वो सरकार तक पहुंचाए। क्योंकि चिट्ठियां तो हजारों पहुंची, लेकिन जवाब अभी तक किसी का नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी और अधिक खबरों से या फिर और ऐसे मुद्दों के ऊपर हम चर्चाएं लेकर आते रहेंगे अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।